देखिए पिछले दिनों मैंने क्या बताया, पिछले लेक्चर में यही बताया था कि एनालिटिक फंक्शन होता है। तो एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, मैंने बताया कि कोई भी फंक्शन दिए गए पॉइंट पर ही ना डिफ्रेंशिएट हो, बल्कि अपने आसपास के पॉइंटों पर भी डिफ्रेंशिएट हो। आसपास का मतलब एकदम बिल्कुल पड़ोसी पॉइंट होना चाहिए, एनबीडी। फिर मैंने बताया कि सीआर इक्वेशन है नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक, नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक, कंडीशन फॉर एनालिटिक, इसके बारे में मैं बताया क्या था। इसी को कहते हैं सीआर इक्वेशन, काची रीमान सीआर इक्वेशन, काची रीमान इक्वेशन। आखिर होता क्या है कि जब कोई भी फंक्शन यू एफ जेड इज इक्वल टू आपका हो u प्लस आई वी के रूप में हो, तो डेल यू अपान डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई, और फिर मैंने बताया कि डेल यू अपान डेल वाई हो माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। ठीक है, अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे कि प्रूव दैट सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई द फंक्शन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू cos x प्लस आई वाई satisfied काची रीमान इक्वेशन। काची रीमान इक्वेशन ये आपको बेटा प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। सॉल्यूशन में ये करेंगे, लेट करेंगे कि एफ जेड इज इक्वल टू क्या है। ठीक है, u प्लस आई वी इज इक्वल टू लेट करेंगे cos x प्लस आई वाई। तो इसको cos a प्लस cos b का फार्मूला लगाएंगे। cos a और का प्लस cos b का क्या फार्मूला होता है, होता है cos a cos b और माइनस sin a sin b होता है। तो देखिए इसको मैं u प्लस आई भी ले रहा हूं। एक्स का ए का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, और बी का काम आई वाई हो रहा है। तो cos x cos आई वाई माइनस साइन एक्स साइन आई वाई। बीएससी पार्ट 1 में ये फार्मूला आप पढ़े थे, cos आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, हाइपरबोलिक cos थीटा, और sin आई थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, आई हाइपरबोलिक sin थीटा। यही तो फार्मूले को लगा देते हैं यहाँ। u प्लस आई बी इज इक्वल टू ये cos x हो गया और ये हाइपरबोलिक cos y हो गया, लेकिन ये आई हाइपरबोलिक sin y हो गया, यहाँ माइनस आई sin x हाइपरबोलिक sin y हो गया। अब दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर कर लो, तुलना कर लो, इक्वेटिंग। ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट on both side। देखो बेटा तुम लोग वेग है, ये देख रहे हो ना, u इज इक्वल टू क्या है, cos x है और हाइपरबोलिक cos y हो गया, और v इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, क्योंकि देखिए इमेजिनरी वाला पार्ट ये है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आई वी इज इक्वल टू ले लेना और माइनस आई साइन एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई। तो क्या करना है कि आई दोनों तरफ से डिवाइड कर देना है, तो बी की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस साइन एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई हो गया। अब देखो बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। वेग देखो
तो ये जब डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो सब लोग जानते हैं कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो कास वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। हो तो आप लिख दो एक स्टेप, ये क्या होगा, कास एक्स हाइपरबोलिक कास वाई। अब देखो क्योंकि ये वाई एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हाइपरबोलिक कास वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको इधर कर दो, हाइपरबोलिक कास वाई, ठीक है, हाइपरबोलिक कास वाई एच है ये। और हाइपर कास एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो गया डिफरेंशिएशन में, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना निकल गया, माइनस साइन एक्स हाइपरबोलिक कास वाई, ठीक है। हाइपरबोलिक कास वाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, u को डेल u अपॉन डेल y। देखो तो जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो cos x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डेल अपॉन डेल y हाइपरबोलिक cos y। और हाइपरबोलिक cos y का डिफरेंशिएशन देख समझ लोगे, यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला कि हाइपरबोलिक cos थीटा का cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है डेल अपॉन डेल x होता है, तो वो हमेशा जो है पॉजिटिव ही होता है, डी लिख देते हैं यहाँ पे, डी इसके सेलर। तो हाइपरबोलिक साइन एक्स, हाइपरबोलिक में निगेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि ये हाइपरबोलिक cos x इज इक्वल टू होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई 2 है। जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएट करो इसका, जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 को बाहर निकाल लो और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और ये माइनस e टू द पावर माइनस, क्योंकि ये जो होता है हाइपरबोलिक साइन x का, ठीक है। तो देख लिए ना, आपको ये पॉजिटिव ही आता है, निगेटिव नहीं आता है। तो क्या आ गया, cos x हाइपरबोलिक साइन 1, यानी इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। डेल v अपॉन डेल x निकाल लो बेटा, डेल v अपॉन डेल x निकालोगे अब देखो ये माइनस साइन एक्स का क्या होगा, cos x हो जाएगा और हाइपरबोलिक साइन y हो गया, ठीक है। साइन का cos हो गया और उस ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे। तो देखो ये माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन ये क्या होगा, हाइपरबोलिक साइन y का हाइपरबोलिक cos y हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा क्या हो गया, 4 हो गया। ये चारों इक्वेशन से ले लो, फ्रॉम 3 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंड क्या होगा बेटा, एंड इक्वेशन 4। देखो क्या आ रहा है, सुनो ये देख रहे हो ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन एक्स हाइपरबोलिक cos y, और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स हाइपरबोलिक cos y। डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y हो गया। और यहाँ पे ये सेकंड इसको देख लो, ये और ये दोनों सेम है ना, सेम है, लेकिन बस माइनस है। तो cos x हाइपरबोलिक साइन y की वैल्यू कितनी है, इसमें रख दो, डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू है, ये है मान, ये देखो ये cos x हाइपरबोलिक साइन y की वैल्यू डेल u अपॉन डेल y, यहाँ डेल u अपॉन डेल y रख, ठीक है। यही तुम्हारा CR इक्वेशन है, विच इज CR इक्वेशन। अरे इसको इधर कर लेना, इसको इधर कर लेना ना तुम, देखो दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते हो कि डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू हो गया माइनस डेल v अपॉन डेल, हेंस द गिवन व्हिच इज CR इक्वेशन हो गया नहीं ये, व्हिच इज CR इक्वेशन। लिखेंगे कि हेंस द गिवन फंक्शन सेटिस्फाई, हेंस द गिवन फंक्शन satisfy CR इक्वेशन, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है बेटा। इस पर हम क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते। देखो
क्वेश्चन है कि शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स cos y plus I sin y, I sin y is analytic function, analytic फंक्शन यानी रेगुलर फंक्शन जिसको बोलते हैं, और एनालिटिक फंक्शन को होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, बता चुके हैं। रेगुलर फंक्शन को, एनालिटिक फंक्शन को रेगुलर फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन, तीन के बोलते हैं, ये कहीं का तीन नाम है। तो एनालिटिक फंक्शन एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव, फाइंड इट्स डेरिवेटिव, दैट इज एफ डैश जेड। ठीक है बेटा, देखो इसको क्या कर रहा है, एनालिटिक प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। सॉल्यूशन देख लो बेटा, क्या दिया है गिवन, नहीं लेट करो, लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी ले लो, क्या आ गया, ई टू द पावर एक्स cos y और प्लस आई साइन y कर दो। तो देखो, तो यहाँ पर u इज इक्वल टू रियल पार्ट ले लो, तो u इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, तो a टू द पावर x cos y और प्लस e टू द पावर x sin y। तो u इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x है, देखो कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग वी हैव u इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x और ये हो गया cos y और v इज इक्वल टू e टू द पावर x sin y। और इसमें डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y निकालो, यानी सीआर इक्वेशन बेटा सेटिस्फाई करना है, काची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो डेल u अपॉन डेल x निकालो, कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये कांस्टेंट होगा, तो e टू द पावर x cos, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डेल u आप लिख लेना यहाँ पे, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेल u अपॉन डेल y निकालो, कितना होगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, cos y का नेगेटिव होगा ना, माइनस साइन y होगा, e टू द पावर x sin y होगा। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। इसी तरह से डेल v अपॉन डेल x निकाल दो, कितना होगा, ये डेल v अपॉन डेल x निकालोगे तो e टू द पावर x का उतना ही होगा, e टू द पावर x sin y। इक्वेशन नंबर 3 होगी। और उसके बाद से देखो क्या करना है, डेल v अपॉन डेल y निकालो, कितना होगा, e टू द पावर x और sin y का क्या होगा, cos y होगा। इक्वेशन नंबर 4। अब ये चारों इक्वेशन को कंबाइन करो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 ले लो, वी गेट, देखो इसमें क्या हो रहा है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स जो आ रहा है ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स, जरा ध्यान देना, डेल यू अपॉन डेल एक्स और ये डेल यू अपॉन डेल बी अपॉन डेल वाई बराबर हो गए, ठीक है। और देखो डेल एंड ये भी देख लो कि इसमें e टू द पावर x sin y का वैल्यू कितनी है, इसमें आ जाएगा, ये देखो e टू द पावर x sin y की वैल्यू कितनी है, डेल v अपॉन डेल x है, तो यहाँ पर रख दो e टू द पावर x sin y, तो डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, और e टू द पावर x sin y की वैल्यू कितनी है, डेल v अपॉन डेल x है, इसको यहाँ पे रख दो। देखो तो ये सी आर इक्वेशन हो गया ना, लिखेंगे विच इज सी आर इक्वेशन, विच इज सी आर इक्वेशन, हेंस द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, हेंस द
गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। अभी तो ये भी बताएंगे कि फंक्शन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है लेकिन फिर भी एनालिटिक नहीं होता है, वो भी बताएंगे क्वेश्चन बेटा। देख लो इसको और आगे। अब क्या करोगे, नाउ अब डेरिवेटिव निकालना है ना। नाउ सिंस तुम्हारा क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू है ई टू द पावर एक्स cos y और प्लस आई साइन वाई। जरा ध्यान देना, तो चूंकि सभी लोग जानते हैं ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। यानी आइलर्स थ्योरम में बेसिक पार्ट 1 में पढ़े, तो थीटा का काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है ना, इसको ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर आई वाई लिखो। इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई हो गया। और सभी लोग जानते हैं कि z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर z हो गया। अब ये एफ डैश जेड मतलब कितना हो गया, ई टू द माने एक z के रिस्पेक्ट में आप क्या किया, डिफरेंशिएट किया, यही इसका डेरिवेटिव निकल गया है। आंसर तुम्हारा आ गया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि हाँ एक चीज और देते हैं। अब अगला टॉपिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग बेटा। कोई फंक्शन एनालिटिक होगा फिर भी जो है वो क्या होगा कि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी फंक्शन सीआर एक ऐसा फंक्शन जो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है फिर भी एनालिटिक नहीं होता है, यानी डेरिवेटिव नहीं होता है। उसी के लिए अब ये नोट में लिख लो, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एवरी trigonometrical function, algebraic function, polynomial फंक्शन, algebraic फंक्शन, उसके बाद से जो रेशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद से लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, etc आर कंटिन्यूस। ये जब देखने के बाद डायरेक्ट आप इसमें कंटिन्यूअस बताएंगे। ठीक है। अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं, देखो तो पहला नोट्स ये हो गया। दूसरा नोट्स ये है कि डेरिवेटिव चेक करने के लिए देखो, जब किसी पॉइंट पर एफ डैश जेड निकालना, एफ डैश ए है, किसी पॉइंट पर चेक करना है, तो एफ डैश ए, ध्यान देना बेटा, अगर एफ डैश ए आपका जो है, या एफ डैश जेड भी लिख सकते हो, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस, अगर होमोजीनियस फंक्शन होगा तो और एक दूसरा होगा कि नॉन होमोजीनियस होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। तो होमोजीनियस होगा, एक नॉन होमोजीनियस होगा। तो होमोजीनियस होगा तो लेंगे along the path y is equal to mx लेंगे। और ये लेंगे, देखिए दो चीजें ने दोनों के लेंगे, along the path y is equal to mx, फर्स्ट पार्ट, और दूसरे में इसमें लेंगे along any path, along any path, उसी में से ले लेंगे। ठीक है। तो दो चीजें, ये क्वेश्चन जब कराएंगे तो समझ में आएगा कि इसका क्या महत्व है। ठीक है। तो अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा, देखना ध्यान देना कि
प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट fz is equal to the function fz is equal to root mod xy is not analytic at origin, although most important question है, although CR equation satisfy, फिर भी जो है CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, एट ओरिजिन। तो चलो हम इसमें क्वेश्चन करते हैं, इसी को कर देते हैं, तभी इसको मन तो समझ में आएगा कि हमारे करने का कहने का क्या मतलब है। देखो ये आपका है कितना बेटा गिवन है, लेट करेंगे, सॉल्यूशन देख लो क्या है, fz इज इक्वल टू है, लेट करेंगे कि u प्लस आई भी इज इक्वल टू रूट मॉड एक्स वाई, देख रहे हो ना। तो इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं, हाँ, इसको ऐसे लिख दो, u को u एक्स वाई लिख दो, अब प्लस आई v को v एक्स वाई लिख दो, और ये क्या हो गया, रूट मॉड एक्स वाई और प्लस आई इंटू 0। कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे बेटा, वेट जरा देखो, यू एक्स वाई तुम्हारा क्या है, रूट मॉड एक्स वाई, और भी एक्स वाई कितना है, 0 है। तो सबसे पहले ये क्या है कि हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो एट ओरिजिन, ओरिजिन पर निकालना है ना, एट ओरिजिन यहाँ लिख देते हैं, सीआर इक्वेशन के हेडिंग दे देते हैं, बताएंगे कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सीआर इक्वेशन काची-रीमान इक्वेशन के लिए एट ओरिजिन। देखो एट ओरिजिन के लिए देखो बेटा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का फार्मूला तुम लोग जानते हैं, ये फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 u h 0 माइनस u 0 0 अपॉन h। क्योंकि हम उस दिन बताए थे पिछले लेक्चर में u डेल यू अपॉन डेल एक्स के लिए फार्मूला बताया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और u x y, u x प्लस h था और y था, और माइनस u x y अपॉन h था। क्योंकि यहाँ पर तो x और x क्या है, 0 है ना, ओरिजिन पर निकाल रहे हैं, x x 0 हो गया तो h और 0 हो गया, इसी पर निकाल रहे हैं। देखो तो यह डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। अब देखो x की जगह पर h और y की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, रखो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, x की जगह 0, x की जगह h और y की जगह 0, h इंटू 0 और माइनस 0, क्योंकि 0 x का मान भी 0 रखो, y का भी मान 0 रखो, रखोगे 0 हो जाएगा अपॉन h। देखो 0 माइनस 0 यानी कितना आ गया, 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लो। देखो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो तो क्या होगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 हो, ठीक है, बस इसमें लिमिट k टेंड्स टू u, ये 0 और k होगा। इसमें भी बताए थे, डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए बताए थे, लिमिट k टेंड्स टू 0 और u x y प्लस k था, माइनस u x y अपॉन a।
बस x की जगह क्या रखना है, बस h की y और के x की जगह 0 रख देना है, क्योंकि ओरिजिन पर निकाल रहे हैं हम लोग। ओरिजिन पर निकालने का मतलब x और y का मान 0 कर देना है, ठीक है। और माइनस u 0 0 अपान के हो गया। अब देखो लिमिट k टेंस टू 0। अब देखो बेटा, अब हम लोग x की जगह 0 और y की जगह क्या रख रहे हैं, k रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। 0 इंटू के होगा, तो 0 इंटू के का मान क्या होगा, देखो यहाँ पे रख दें 0 इंटू के और माइनस 0, क्योंकि x का मान 0 और y का मान 0 रखो, तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा अपान के, ये 0 माइनस 0 कितना आ गया 0। डेल यू अपान डेल y का भी मान 0 आ गया। इसी तरह से डेल v अपान डेल x का निकाल दो, डेल v अपान डेल x का भी निकालोगे तो सेम बस u की जगह x हो जाएगा, u की जगह v हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 रूट या वी एक्स 0 माइनस वी 0 0 अपान के, भी चाहे वी एक्स का मान कुछ भी हो, v में सब 0 है, देखो 0 है ना वी एक्स वाई, x की जगह जा रहा है 0, अब x की जगह ये नहीं h, x की जगह h रखो, y की जगह 0 रखो, कोई अंतर नहीं ना पड़ेगा, यानी 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0 आएगा। देख लो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस 0 अपान के कितना आ गया 0 होगा। इक्वेशन नंबर ये 3 हो गया, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 कौन सा था, ये था। और इसी तरह से डेल v अपान डेल y निकालो, डेल v अपान डेल y, लिमिट k टेंस टू 0, 0 और k माइनस v 0 0 अपान k हो जाएगा। अब देखो, अब इसका भी वैल्यू 0 रख रहा जाए, कैसे देखो, इसमें रखोगे ना x की जगह 0 और y की जगह k रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है 0, यानी इक्वेशन नंबर ये 4 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गए, देखो तो 0 होने की वजह से आप एडजस्ट कर सकते हो, डेल यू अपान डेल एक्स डेल वी अपान डेल वाई, इसकी दोनों की 0 है, और डेल यू अपान डेल वाई माइनस डेल वी अपान डेल एक्स, ठीक है। तो ये सीआर इक्वेशन तुम्हारा, हेंस सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई, हेंस सीआर 0 होने की वजह से ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया, कोई अंतर नहीं ना पड़ेगा, इधर भी 0 इधर भी 0, देख लो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई। अब क्या करना है, अब हम लोगों को एनालिटिक प्रूफ करना है, ठीक है। एनालिटिक एट ओरिजिन, देखिए इसके लिए मैं फार्मूला लिख देता हूं, ये सभी लोग फार्मूला ये पढ़े हैं, एफ डैश एस इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ डैश एफ जेड जेड टेंस टू ए, एफ जेड माइनस एफ ए अपान जेड माइनस ए। तो बस जे ए की जगह क्या करना है, ओरिजिन है तो 0 करना है, एफ डैश 0 इज इक्वल लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपान जेड माइनस 0। अब देखो चूंकि एफ जेड बराबर क्या माने, यह माने हो रूट एक्स माड एक्स वाई माने, देखो अब यहां लिमिट जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई भी रख ली, और ये रूट मॉड एक्स वाई रख लिए, और एक 0 एफ जेड, जेड का मान 0 मतलब 0 हो गया है, ओरिजिन पर है, क्योंकि देखिए जेड बराबर 0 में लेना है, 0 का मतलब हो गया एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0 पे लेना है, यानी एक्स और वाई का मान क्या होगा बेटा 0, यानी 0 0, एक्स का भी मान 0 है, वाई का भी मान 0, एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए होमोजीनियस हुआ कि नहीं हुआ, ये तो 0 से कोई मतलब नहीं होगा, लिमिट एक्स प्लस आई वाई टेंस टू 0। अब देखिए रूट मॉड एक्स वाई
अपान एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी 2 डिग्री है ना रूट के अंदर, बाहर आएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, और ये नीचे भी 1 डिग्री है, तो ऊपर और नीचे की डिग्री बराबर है, इसलिए क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। ऊपर भी होमोजीनियस है, नीचे भी होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस हो गया। तो इसलिए देखो यह है लॉन्ग दी। फिर एक बार समझ लो, ऊपर 2 डिग्री है ना, अरे एक मल्टीप्लाई है एक्स और वाई रूट के अंदर है, 2 डिग्री, रूट के बाहर आएगा तो 1 डिग्री हो जाएगी, नीचे भी 1 है, ऊपर भी होमोजीनियस नीचे भी होमोजीनियस, ठीक है। तो क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। अलोंग दी पाथ y इज इक्वल टू mx, क्या होगा, a प्लस 0। अब जरा सा देखो, x प्लस आई वाई है टेंस टू 0 है, x प्लस आई mx रखो, y का मान mx रखते हो, x और x यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई एम हो जाएगा, और a1 प्लस आई एम उधर डिवाइड कर दो, x टेंस टू 0 हो जाएगा तुम लोगों का, देख लो x टेंस टू 0 हो गया, और ये क्या होगा, रूट मॉड x इंटू एम एक्स हो गया, और अपान x प्लस आई एम एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर होगा ना, तो बाहर आप कॉमन कर लो एक्स स्क्वायर, बाहर एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं, लिमिट f डैश 0, लिमिट x टेंस टू 0, x रूट n अपान x कॉमन कर लो, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, 1 प्लस आई एम हो जाएगा, x कटा दो क्या आ जाएगा, अब लिमिट तो कितना, रूट m अपान 1 प्लस आई एम हो गया। तो ये देख रहे हैं ना, ये विच इज डिपेंडेंट द वैल्यू ऑफ m, यानी m के भिन्न भिन्न मानों के लिए f डैश 0 का मान भिन्न होगा, विच इज डिफरेंट for different value of m। Hence इसका मतलब कि किसी पॉइंट पे आप सोच सकते हो, किसी पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग आ जाए, बस पाथ बदल जाने के, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। Hence दो given function is not एनालिटिक। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे दे सकता है, क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को ऐसे देख सकता है कि गिव एन एग्जांपल द फंक्शन इज एनालिटिक, function some functions is satisfy CR equation but not analytic, लेकिन वो एनालिटिक नहीं होगा। ये सब कब होता है, जब फंक्शन जो है आपका रेशनल नंबर में हो, ठीक है, रेशनल नंबर ये या रेशनल नंबर में हो, ये रेशनल नंबर में था, एक्स वाई अपान 1 हो जाएगा ना रेशनल नंबर, यानी आप इसको जो है, जब या दूसरे शब्दों में समझो, जब पॉइंट देगा ना, जब पॉइंट दे देगा तो उस तरह से में इससे करेंगे हम लोग, यानी एफ डैश 0 इस पॉइंट पे आप जो है एनालिटिक निकालिए और देखिए कि वो सीआर इक्वेशन निकालिए, देखिए कि एनालिटिक है कि नहीं। तो आज का क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं, यह वीडियो देखिएगा, और अगर अच्छा पसंद आए पूरे शुरू से अंत तक देख लीजिए, अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।